तो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं गेट 2019 वाला ना। तो ये 19 का वेबसाइट है ना, तो हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स पेपर। स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पेपर। ओके चलिए ठीक है, तो मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ सबको? यस सर। ओके तो ये जो क्वेश्चंस है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिशरमैन डैश द फ्लड विक्टिम्स ओड देयर लाइव्स वर रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। सो क्या होगा, क्योंकि देखो ये फिर से बोला इंग्लिश तुम्हारी बेटर होगी, मेरे से हो सकता है, लेकिन साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है, व्हाट इज करेक्ट? सर सी। सी होगा, हाँ। सो द फिशरमैन टू whom the flood victims owes their lives were rewarded by the government. So to whom होगा, सी सही है। ओके सेकंड क्वेश्चन इज some students were not involved in the strike। तो ये एक लाइन है, some students were not involved in the strike। अब if the above statement is true, which of the following conclusions is are logically necessary? सो इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट स्ट्राइक में नहीं थे, उनमें से कौन सा लॉजिकली जरूरी है ना? स्टेटमेंट ट्रू है तो इनमें से कौन सा जरूरी है? Some who were involved in the strike were student, बट इसने ये नहीं कहा ना कि कुछ इन्वॉल्व है स्टूडेंट होगा, कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है ना, ये कहना चाह रहा है। तो ना इन्वॉल्व थे वो स्टूडेंट थे, जरूरी नहीं है। नो स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, ऐसा नहीं बोला। इसने कहा कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं थे, बट ऐसा नहीं कहा कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। 2 भी, तो 1 2 तो आउट ही लग रहा है। एटलीस्ट वन स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, सो कम से कम एक स्टूडेंट इन्वॉल्व तो था। तो इसने कहा है कि सम स्टूडेंट वर नॉट इन्वॉल्व, कुछ नहीं थे। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक थे, तो देखते हैं। और ये कहना चाह रहा है कि सम हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट, कुछ वो लोग जो इन्वॉल्व नहीं थे वो स्टूडेंट्स थे। सो व्हाट डू यू थिंक, इन चारों में से कौन सा? 1 2 तो आउट हो गया मेरे हिसाब से, 2 तो आउट हो गया, डी खत्म, ए खत्म, तो बीसी में से कोई एक करेक्ट होगा। व्हाट डू यू फाइंड सुटेबल? बीसी ऑप्शन में से, तो 3 4 में से कौन सा करेक्ट लग रहा है आप लोगों को? बताओ, मतलब जो इसके इक्विवेलेंट हो, सम स्टूडेंट वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट लग रहा है? कुछ तो बताओ भाई। तो इसमें डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। सम हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्राइक वर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसी को उसने लॉजिकली नेसेसरी है, तो 4 वाला है ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आओ थर्ड क्वेश्चन, the radius as well as the height of a circular cone increases by 10%, then percentage increase in its volume is। तो बताओ तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो इस तरह क्वेश्चन को? सो ओके तो ये कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन जो है, तो क्या होता है कोन में, इस तरह से मान लो ये सर्कुलर कोन है। सो द रेडियस एज वेल एज द हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन इंक्रीजेस बाय 10%, देन द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज। सो पहला चलो इनिशियली मान लो ऐसा है, इनिशियली वॉल्यूम कितनी होती है कोन की? 5/3 r square h। हाँ मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब V1 इनिशियली V2 चेंज होके, तो अब क्या 10% से बढ़ा दिया तुमने, सो 1/3 पाई R 10% इंक्रीज हो गया, तो R प्लस 10% इंक्रीज हो गया ना, 10% R का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया होगा, R प्लस 10% ऑफ R, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10%, सो 10/100 कर दो, सो जैसे भी कर लो, ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा ना, सो 10/100 R ये हो गया, इसका स्क्वायर, H को भी 10% बढ़ा दिया, तो H प्लस 10% ऑफ H। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आता है रफली, सो रफली यू विल सिंप्लीफाई इट, सो ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, R कॉमन लिया मैंने, तो ये बचा 110/100 इसकी पावर 3, चेक करो, R यहाँ से कॉमन निकाल दिया, H यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये नंबर सेम ही है, पावर क्यूब हो गया। अब बोला था परसेंटेज इंक्रीज बताओ, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है क्या, कितना इंक्रीज हुआ इनका डिफरेंस, सो V2 माइनस V1 अपॉन इनिशियल V1, डिफरेंस अपॉन इनिशियल, लास्ट क्लास में यूज किया था हमने ये, सो V2 माइनस V1 और अपॉन इनिशियल, तो देख लो कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज करो, दिस इज द फॉर्मूला, चेंज अपॉन इनिशियल, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इनटू 100 भी होगा, क्योंकि परसेंटेज है तो बाद में इनटू 100 कर देना, तो वो परसेंटेज में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये है, अगर परसेंटेज से बताओ, इसका वैल्यू बताओ, छोड़ो तुम इसकी वैल्यू बताओ, पहले कैलकुलेटर यूज करो और बताओ क्या आएगी, V2 माइनस V1 होल अपॉन V1, सो ट्राई करके बताओ आप लोग, 0.21 आ रही है। नहीं नहीं, क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, पावर 3 है, तो 0.331, हाँ ये आएगा 0.31, तो कितना परसेंट हो गया ये, 331 सर। 331, अच्छा, सो ये 33.1% हो गया है ना, सो ये हो गया आंसर, कौन सा, सी, ठीक, ओके, लेट्स कम हियर, फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ कह रहा है कि 5 numbers 10 7 5 4 2 are to be arranged in a sequence from left to right following the directions given below. No two odd or even numbers are next to each other. कोई भी दो odd even एक साथ नहीं है. The second number from the left is exactly half. Left जो second number exactly half of the leftmost number. अच्छा leftmost और उसका अगला उसका half होगा. मतलब second number left से और जो first number left से है उसका half होगा. The middle number exactly twice the rightmost number. So rightmost number का twice होगा middle one. तो एक बार अरेंज कर लो ऑर्डर तो उससे हो जाएगा. करके देखो. ये इजी है. तो क्या पूछ रहा है हमसे? Which is the second number from right? अरे एक मिनट मुझे चेंज करना चाहिए था स्लाइड. यहीं पे आ गया. तो कोई बात नहीं. इसको मैं हटा देता हूँ. डिलीट. अब यहाँ ये क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. सो ये है फोर्थ वाला. तो यहाँ सिंपल देखो कह रहा है कि नो टू ऑड इवन साथ आएगा. तो ऑल्टरनेट 5 नंबर है. 1 2 3 4 5. 5 बॉक्स बना दिया मैंने. अब क्या है? इवन ऑड साथ नहीं आने हैं. तो द सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर. तो लेफ्ट मोस्ट का हाफ सेकेंड होना है. तो इसका मतलब यहाँ 10 और यहाँ 5 आ सकता है. क्योंकि 2 4 आ नहीं सकता. अगर 2 4 कर सकते हो 4 2 तो दोनों इवन हो जाएगा. तो इसका मतलब है एक इवन एक और चाहिए. तो 10 5 ही होगा. ओके. उसके बाद अब कह रहा था मैं बीच वाला यूज किया है ना. द मिडल नंबर एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर. मिडल नंबर एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर. तो बचा क्या यहाँ 5. देखो ऑल्टरनेट है ना. इवन ऑड इवन ऑड. ओ सॉरी
समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ 7 होगा। 4 है। ओके, तो है ना, इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो पहली कंडीशन थी वो। सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, दूसरा नंबर वो हाफ है लेफ्ट मोस्ट का, सही है। फिर मिडल नंबर एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट, ठीक है फाइन। तो कह रहा है कि तो सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट, राइट से दूसरा 7, आंसर इज सी, ठीक है फाइन। डाउट हो तो बताओ, देख लो। ओके until Iran comes along, India had never been dash in kabaddi. So until Iran come along, India had never been defeatist in kabaddi. क्या लगता है? ए सर। है ना, never been defeated. Okay. Just verb form देखना है. About 6. तो 6 क्वेश्चन कह रहा है, ये पैराग्राफ वाला है ना, तो पैसेज वाला एक क्वेश्चन पैसेज का आता है और कुछ नहीं, तो बस एक बार रीड कर दो, सॉल्व कर दोगे। तो कह रहा है सिंस द लास्ट 1 ईयर आफ्टर अ 125 बेसिस पॉइंट रिडक्शन इन रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, banking institutions have been making a demand to reduce interest rates on small saving schemes. Finally, the government announced yesterday a reduction in interest rates on small saving schemes to bring them on par with fixed deposit interest rate. Okay, तो ये पैराग्राफ हो गया कि 125 साल से है ना, सॉरी पिछले 1 साल से क्या हुआ कि जब से 125 क्या बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुआ रेपो रेट में, जब हम इंडिया के द्वारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या चाहते थे, डिमांड कर रहे थे रिड्यूस करें इंटरेस्ट रेट को, है ना, ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम पे। ओके, बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट रेट को ऑन ए स्मॉल सेविंग स्कीम को टू ब्रिंग देम एज पर द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। ओके, मतलब उनकी बातें मान ली, यही ना। ओके, तो कहना चाह रहा अब तो 1 साल से डिमांड कर रहे थे, कल उनकी बातें मान ली, ऐसे था ना। ओके, so now which one of the following statement can be inferred from the given passage? So पढ़ो क्या कह रहा है, whenever the Reserve Bank of India reduces the repo rate, the interest rate on a small saving scheme are also reduced. ऐसा नहीं लिखा है इसमें। देखो, तुम्हें अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है पैसेज प्रॉब्लम में, जो पैसेज में लिखा है उन्हीं लाइन को तुम्हें दूसरे वर्ड्स में रीस्ट्रक्चर करके बताना है, अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। तो इन्हीं में से मैं देखना है ऐसा कहीं लिखा था क्या, जैसे whenever a Reserve Bank of India reduces repo rate, जब रिड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल स्कीम आर आल्सो रिड्यूस्ड, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जब से रेपो रेट घटा तब डिमांड कर रहे थे वो, तो ये तो पहला गलत हो गया। इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन पर विथ फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। नहीं तो डिमांड करके हुआ ना, हमेशा तो नहीं हुआ, वो डिमांड किया तभी तो ऐसा हुआ है। रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम टू ब्रिंग देम ऑन दिस, तो जब उन्होंने डिमांड किया तो गवर्नमेंट ने उनकी बातें मान ली और तब फिर उस पे आया। बट ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ऑन द स्मॉल सेविंग स्कीम आर ऑलवेज मेंटेन, ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा मेंटेन करते हो, डिमांड किया तो फिर उन्होंने रिड्यूस किया था। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट, the government sometimes takes into consideration the demands of banking institutions before reducing the interest rate on small saving schemes. Okay, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसा वहाँ लिखा था, है ना, कि the government sometimes takes into consideration the demand, जो डिमांड कर रहे थे कभी कभी वो कंसीडर भी करते हैं, है ना, before reducing the interest rate on small saving। ये सही लग रहा है, देखते हैं डीपर के। A reduction in the interest rates on small saving schemes follow only after a reduction in repo rate by Reserve Bank। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उसने जब कम किया था ना डिमांड करना शुरू किया, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा। Only after reduction in the repo rate, ऐसा नहीं है, वो डिमांड किया तो सी का ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तुम्हें बस उसको देखना है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं मैथमेटिकल कि हम
डिस्कस करें, बस आपको इंग्लिश को वो करना है। आते हैं 7th पे। इन अ कंट्री ऑफ 1400 मिलियन पॉपुलेशन 70% own mobile phones. Okay. Among the mobile phone users, only 294 million access the internet. तो 294 जो है इंटरनेट एक्सेस करते हैं। Among these internet users, only half buy goods from e-commerce portals. Okay. So what is the percentage of these buyers in the country? तो बताओ, देखो इंटरनेट यूजर्स कितने थे, कितना है 294 ना, 294 मिलियन, और कह रहा है कि हाफ बाई गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल। तो 294 का हाफ कितना होगा बताओ भाई। 147। तो 147 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल यूज करते हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस। तो कैसे करते हो, परसेंटेज निकालते हो तुम लोग। 147 कितने में से 147 टोटल पॉपुलेशन, बताओ कितना आएगा। परसेंटेज इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये खुद ही परसेंटेज आ जाएगा ना, या तुम इसको ऐसे लिखो, बताओ कितना आया। ये कितना आएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करो। 10.05 कितना परसेंट होगी, अरे मतलब तुम 100 मल्टीप्लाई कर दिए ना, मतलब तुम परसेंटेज निकाल दिए, ठीक है। सो दिस इज परसेंटेज, तुम ये बता रहे हो कि दिस इज दिस मच परसेंट इनटू 100 मतलब कर देंगे तो इतना परसेंट में ही आएगा। तो ये परसेंटेज में इतना आ गया, ठीक है। यही आंसर होगा, चेक करो। 10.5% चेक करो क्या आ रहा है। हाँ 0.5 होगा आई थिंक, है ना। Yes, sir. 10.5% में आ जाएगा। ओके तो ये 100 मतलब परसेंट निकाल रहे हैं इसीलिए, है ना, कि वो दिस अपॉन टोटल इनटू 100, तो ये आंसर 10.5 आ जाएगा, ठीक। तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। अब है 8th क्या बोल रहा है। The nomenclature of Hindustani music has changed over the centuries. Since the medieval period, क्या है, ध्रुपद स्टाइल वर आइडेंटिफाई एज बानीज, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो नाम है एक्चुअली चेंज होता रहा है हर सेंचुरी में। तो जो मेडिएवल टाइम में क्या होता था, ध्रुपद जो था उसको हम लोग पहचानते थे बानी के नाम से। ओके, टर्म लाइक गायकी एंड बाज वर यूज्ड टू रेफर टू वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल्स, ठीक है। तो जो टर्म है गायकी या बाज है उसको हम यूज करते रेफर करते थे वोकल या इंस्ट्रूमेंटल है ना। सो वोकल या इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल में के टर्म पे हम लोग वो करते थे, मतलब लाइक पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे। With the institutionalization of music education, the term घराना become acceptable. तो जब से म्यूजिक है ना, म्यूजिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, तो जो घराना था वो क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। अच्छा, घराना ओरिजिनली रेफर टू द क्या है, हेरेडिटरी म्यूजिशियंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर लाइनेज जो भी है। सो घराना ओरिजिनली रेफर टू द hereditary musicians from a particular lineage, including disciplines and grand discipline, क्या है, disciples। ओके, तो क्या बोल रहा है, which of the following pairing is not correct, तो कौन सा पेयरिंग है जो करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। सो ध्रुपद बानी, तो चेक करो, सी करेक्ट है। सी करेक्ट है ना, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल था, है ना। तो सी करेक्ट है, यस। बाकी तो आप देख पा रहे, बाकी आप पेयर कर पा रहे होंगे। घराना है तो यहाँ लाइनेज है ना, ये गायकी आवाज था तो वोकल इंस्टीट्यूशनल था, बट बाज को इंस्टीट्यूशन करा नहीं, इंस्ट्रूमेंटल था वो, है ना, वोकल या इंस्ट्रूमेंटल था, जैसे इंस्टीट्यूशन कर दिया तो ये गलत है, यस। सो सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ठीक।
अब आइए नाइन्थ, तो नाइन्थ के लिए मैं इसको वो कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ, तो उधर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब क्या है, ओके क्या कह रहा है, 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट 7 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्ड साउथ एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो लाइक एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो जो 7 बजे सुबह है ना 7 AM पे, तो नॉर्थ में, तो नॉर्थ साउथ डिसाइड कर लो, मान लो ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो है ना, या नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं, तो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, मान लो ऐसा मर्जी अपनी, तो मैंने साउथ नॉर्थ कर दिया मान लो। सो जो फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्ड स्पीड ऑफ 80 नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, साउथ की तरफ है 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब कह रहा है कि टाइम एट विच दे वर 540 किलोमीटर अपार्ट, तो 1 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पे होंगे, 180। हाँ राइट, ये 100 चलेगा, ये 80 चलेगा, तो 180। 2 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पे होंगे, 1 आवर पे, 360। हाँ, तो ये 180 और हो जाएगा, तो 18 36, 3 घंटे बाद कहाँ पे होंगे, 540। और यही आपसे पूछा गया है, isn't it? So, 7 AM। ठीक है ना, तो 7 बजे स्टार्ट हुआ और 3 घंटे बाद ये 540 किलोमीटर दूर होंगे, तो कितने बजे टाइम पूछ रहा है आपसे, 10 बजे 10 AM, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका जी। तो 9 का सिंपल, 3 घंटे बाद वो 540 किलोमीटर, 1 घंटे बाद 180, 2 घंटे बाद 360, 3 घंटे बाद 540, इस तरह से होंगे। सो 10 AM पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 540 होगा, फाइन। तो ये 10 AM हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है 10th, तो ये कह रहा है कि आई रीड समवेयर, नहीं आई रेड होगा ना शायद, आई रेड समवेयर दैट इन एंशिएंट टाइम्स, है ना, आई रेड समवेयर दैट इन एंशिएंट टाइम्स द क्या है, प्रेस्टीज ऑफ अ किंगडम डिपेंडेड अपॉन द नंबर ऑफ टैक्सेस दैट इट वाज एबल टू लेवी ऑन, ये लेवाई जो भी है, ऑन इट्स पीपल, मतलब जितने ज्यादा टैक्स वो कलेक्ट कर पाते थे, उनका प्रेस्टीज उससे डिपेंड करता था, ओके। इट वॉज वेरी मच लाइक द प्रेस्टीज ऑफ अ हेड हंटर इन हिज ओन कम्युनिटी, है ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही था, जो जितने सर काटेगा ना, मतलब हिंदी में समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो इस तरह से है कि इट वॉज वेरी मच लाइक द प्रेस्टीज ऑफ अ हेड हंटर इन हिज ओन कम्युनिटी। अब बेस्ड ऑन द पैराग्राफ एबव द प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर डिपेंडेड अपॉन, देखो आपको बताया था टेक्सास का, वो बिल्कुल लाइक था हेज हेड, तो हेड हंटर इनमें से किस पे डिपेंड करेगा, द प्रेस्टीज ऑफ द किंगडम, द प्रेस्टीज ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ टैक्सेस ही कुड लेवाई और द नंबर ऑफ हेड्स ही कुड गैदर। क्या लगता है आपको, हाँ यस, डी इज करेक्ट, तो डी सिंपल, द प्रेस्टीज ऑफ हेड हंटर डिपेंडेड अपॉन, तो हेड हंटर का मीनिंग ही है कि नंबर ऑफ हेडेड ही कुड गैदर, सो उसका प्रेस्टीज उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जैसे वो उसका था, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल, तो ये हमारा 2019 का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, तो इसके साथ हमने 22, 21, 20, 19 इन चारों के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर इन्हीं चारों पेपर के हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस डिस्कस किया है, इन्फेरेंस डिस्कस किया है और प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया है। बाकी रह गया नॉन पैरामीट्रिक, रिग्रेशन और एक क्या रह गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये 3 रहेगा, मुझे लगा होगा नहीं, लेकिन ठीक है, मैं जितना हो सकता था मैंने ट्राई किया, क्योंकि अब 3-4 दिन ही बचा है, तो मैं 1-2 क्लास और लेने की कोशिश करता हूँ जो टॉपिक रहे हैं।
अदरवाइज कोई बात नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट रैंक के लिए लास्ट टाइम 49 मार्क्स था, 25 कट ऑफ फिक्स्ड है, ये ऊपर नीचे नहीं जाता है। जनरल के लिए 25 फिक्स है और आपके 25 ऊपर नीचे नहीं होगा, तो 25 प्लस है। तो लास्ट टाइम 88 बच्चे थे जो मतलब कट ऑफ आर के लिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ है 22.5, एससी एसटी के लिए कट ऑफ कितना था, 16 नंबर था शायद, ये 16 फॉर द एससी एसटी, 16.6 okay, so this was for the SC ST and 22.5 for the OBC and 25 for the general. तो टोटल 88 लोग लास्ट ईयर थे, टोटल 1400 समथिंग, लाइक अप्रॉक्स 1500 लोग एग्जाम दिए थे गेट स्टैट्स का, और 88 लोग थे वही कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे। तो आप टारगेट करो है ना 30-40 नंबर कम से कम आप अच्छे से करके आओ एग्जाम में, जो सही हो। अटेम्प्ट आप 60-70 कर सकते हो, बट मेक श्योर यू स्कोर 30-40 मार्क्स। सो 49 का फर्स्ट रैंक था लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो जो मैंने अगर मैं बोलूं कि मैं कितने नंबर का अपनी तरफ से, जो क्योंकि ये क्रैश कोर्स था, फुल कोर्स तो था नहीं, क्रैश कोर्स पिछले 3 महीने में हमने जितना कर सके, क्रैश कोर्स मैंने फीस ही बहुत ज्यादा नहीं लिया था, आप लोग 2000 रुपये मैक्सिमम फीस हमने लिया है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा फीस लिया था आप लोगों से। सो ये था। सो फिर मैंने ट्राई किया, हमने एप्टीट्यूड डिस्कस किया है ना, ये 15 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी एंड इन्फेरेंस प्लस मैथ्स पोर्शन सही से हमने कराया था, तो ये 61 मार्क्स का था। ये जो बता रहा हूँ 2022 के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस और मैथ्स पोर्शन मिला के 61 का है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस मैंने डिस्कस किया, ये था कितने नंबर का, 8 का। कितने हो गए टोटल, बताओ ऐड करो। 84। तो हमने 84 मार्क्स के ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर पेपर 84 मार्क्स का डिस्कस किया एक्चुअली, है ना। बाकी कुछ रह गया, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन 5 नंबर का लगा लो, 4 या 5 का, और नॉन पैरामेट्रिक भी 4 या 5 का, और बाकी बचे क्या 6 नंबर का वो लगा लो, मतलब मल्टीवेरिएट एनालिसिस, रफली 5-5-5 का लगा लो रफली। तो ये 15 नंबर का है, ये 16 नंबर का जो हमने डिस्कस नहीं किया, है ना, क्योंकि 100 लाने नहीं है तो कोई दिक्कत है, जो आपने किया अच्छे से करो। इनमें से जो रह गया नॉन पैरामेट्रिक या मल्टीवेरिएट या रिग्रेशन, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अदरवाइज यू फोकस ऑन दीज ओनली, आप 50-60 मार्क्स ले आओगे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा, है ना, ये चीज है। और कुछ पूछना आप लोगों को? ठीक है दास। हाँ, किस पार्ट से ज्यादा किया था जब आप एग्जाम दिए? देखो मैं तो लास्ट टाइम जब एग्जाम दिया था, मैं था भुवनेश्वर में, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था उस टाइम, मैं खड़गपुर, मेरा सुबह 9 बजे एग्जाम था, तो मैं रात को शायद 12 बजे ट्रेन पकड़ा था, सुबह मैं 6 बजे पहुंचा था, तो मैं रात भर सोया नहीं था, फिर समाउ दे दिया एग्जाम, पूरी नींद नहीं आई, क्योंकि फिर भी उतना याद नहीं, जो हुआ किया ऐसे था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पर्टिकुलरली टॉपिक देख के किया, तो ऐसा। और मेरा कोई मोटिव भी नहीं था क्वालिफाई करने का, तो ऐसे ही वैसे जब भर दिया था फॉर्म में दे देता हूँ, क्योंकि हमें क्या ही, मेरा नेट ऑलरेडी निकला हुआ था, पीएचडी मेरा चल रहा था उस टाइम, पिछले साल फरवरी में पीएचडी चल रहा था मेरा, पीएचडी 21 की ज्वाइनिंग है ना, 21 अगस्त की, तो पीएचडी चलो, फिर ऐसे दे दिया मैंने। तो पार्ट जो आ रहा था किया, मतलब मैं तो ये मानता हूँ एग्जाम में सारे क्वेश्चन रीड करो, है ना, 1 से लेके 65 तक सारे क्वेश्चन रीड करो। करने से होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत इजी छूट जाता है जब हम नहीं रीड करते। एग्जैक्टली, जैसे आप 40 तक पहुंचे और पेपर टाइम खत्म हो गया आपका, तो आपको पता ही नहीं कि अगले आगे जो 15-20 क्वेश्चन वो क्या था, तो एटलीस्ट एक बार स्टार्टिंग से रीड करके इजी से टफ उठाना चाहिए। एग्जैक्ट, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको लगा जल्दी हो जाएगा 1 मिनट में, तो उसको कर लो, फिर आगे बढ़ो, कोई टाइम लगा छोड़ दो, पहले पूरा पेपर करो एक बारी, 1 राउंड में आप 1 या 2 मिनट वाले सारे क्वेश्चन कर जाओ, सेकंड राउंड में हो जो थोड़े मुश्किल है उस पे करो, थर्ड राउंड में मुश्किल पड़ता है, ऐसे एग्जाम अब एंड तक क्या आप 3-4 बार पेपर देख चुके हो, तो उसके बाद क्या है, जो छूट रहा है छोड़ दो, क्या करना है आपको। 50 नंबर अगर आप ले आए तो फर्स्ट रैंक आ जाएगा, बता रहा हूँ, है ना, गेट में। तो यही है, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ, तो आज कितना 9 तारीख तो हो ही गया, 10-11 को गेट मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 12 को गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है, तो देखता हूँ आगे क्लास शायद ना ले पाऊँ, या देखता हूँ होगा तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, अदरवाइज दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल एंड मिलते हैं फिर कभी। ठीक है, Okay, thank you, sir. या थैंक यू।